गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 में जो हमारा पहला चैप्टर है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, ये लेसन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि समाजशास्त्र क्या है। एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा विषय जो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्र का अर्थ क्या हुआ? समाजशास्त्र का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न तथ्यों को परखा जाता है, विभिन्न अवधारणाओं को समझा जाता है, समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा जो शास्त्र होता है, इस शास्त्र को इस समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। विभिन्न तरीकों से हम इस अध्याय में जो हमारे समाज की अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न तरीकों से हम देखेंगे कि समाज में किस प्रकार से उतार चढ़ाव होते हैं, किस प्रकार से सहयोग की भावना होती है, किस प्रकार से सहयोग की भावना होती है, किस प्रकार से संघर्ष की भावना होती है, किस प्रकार से व्यक्ति में तनाव आ जाता है। ये सब चीज़ें जिनका हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपके दो बुक है और जो पहली ये सेकंड बुक है। सेकंड बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और नातेदारी, वर्ग तथा लिंग, अपने देश तथा प्रदेश के सदस्य हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अपन एक जगह सीमित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अगर परिवार का सदस्य है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार का ही सदस्य है। परिवार के साथ साथ वो हमारे अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों में वो एक इकाई होता है। अगर हम बात करते हैं परिवार की या नातेदारी की, तो वहाँ पर भी उसका हिस्सा होता है। वर्ग और लिंग की बात करते हैं तो वहाँ का भी हिस्सा होता है। और अपने देश या प्रदेश का अगर हम विवरण देखें तो उसमें भी उसकी हिस्सेदारी होती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति एक सीमित नहीं है। व्यक्ति का जो क्षेत्र है वो समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर समुदाय में होता है, हर देश में होता है, हर राज्य में होता है। और ये सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ऐसा होता होगा। ये सभी जगह पर या सभी देशों में ऐसी कल्पना या ऐसी परिकल्पना पाई जाती है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। अर्थात समाज में जो संसाधन पाए जाते हैं, सामाजिक संसाधनों का मतलब यही है कि समाज में उसकी स्थिति, उसका ओहदा, उसका पद, ये जो वो प्राप्त करता है, तो ये सभी व्यक्तियों में समता होती है और प्रत्येक व्यक्ति इसे प्राप्त भी करना चाहता है और इसके लिए वो कई प्रकार से प्रयास करता है। विभिन्न तरीके होते हैं उसके पास में, उन तरीकों को वो माध्यम बनाकर उसको पाने की कोशिश भी करता है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़ने जाए, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात कोई भी विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कौन से विद्यालय में पढ़ने जाए, ये उसके सामाजिक जो स्तर है उस पर डिपेंड करता है। अगर सामाजिक रूप से वो उन्नत है, अगर सामाजिक रूप से विकसित है या उन्नत है, तो एक अच्छे विद्यालय में, अच्छे विद्यालय का मतलब विद्यालय कोई सा भी बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये विद्यालय बुरा है, ये विद्यालय अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि उसका जो ओहदा है, अर्थात व्यक्ति की जो परिस्थिति है या जो स्टेटस है, अर्थात किसी परिवार की परिस्थिति अच्छी है, उसका स्टेटस अच्छा है, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी है, उसकी राजनीतिक स्थिति भी अच्छी है, तो जो ऐसे वर्ग का जो व्यक्ति है या ऐसे परिवार का जो बच्चा है, जब वो पढ़ने जाएगा तो एक ऐसे विद्यालय में जाएगा जहाँ पर पूरी सुख सुविधाएं उसको मिले। एक उन्नत विद्यालय में जाएगा वो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, तो कोई गरीब व्यक्ति है
या गरीब व्यक्ति का बच्चा है जो विद्यालय जाएगा, तो वो सामान्य प्रकार के विद्यालय में, अर्थात जिनमें एक तरीके से हम कहें कि उसको जहाँ कम फीस जमा करानी पड़े, ऐसे विद्यालय में वो बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा। तो सामाजिक जो परिस्थिति होती है, अर्थात जो व्यक्ति का स्टेटस होता है, उस स्टेटस के अनुसार तय हो गया कि अगर आर्थिक स्थिति या उसका सामाजिक स्तर ऊंचा है तो वो एक बहुत बड़े विद्यालय में जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति गरीब है या उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, सामाजिक स्तर उसका कमज़ोर है, तो वो निम्न जो विद्यालय उसमें जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो इसी प्रकार किस प्रकार के कपड़े पहनता है या पहनती है, उसके कपड़े के पहनने का जो ढंग है उसको देखकर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका सामाजिक स्तर है वो सामाजिक स्तर कैसा है। अर्थात जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति या बच्चा जो कपड़े पहनेगा वो भी सामाजिक स्तर के अनुरूप ही पहनेगा। जैसे अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो वो सामान्य कपड़े, फटे पुराने, ठीक है, ऐसे कपड़े अपने को दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करते हैं किसी उच्च वर्ग की या सामाजिक रूप से जो समृद्ध है उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो उसका स्तर है वो अलग ही दिखाई देगा। क्यों? कि उसके कपड़े पहनने का जो तरीका है वो अलग, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, नए नए कपड़े पहनेगा। ठीक है। तो हम इसके आधार पर भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सामाजिक वर्ग का या सामाजिक समुदाय का सामाजिक स्तर अगर ऊंचा है तो उसके भोजन का जो स्तर है वो भी अलग होगा, अर्थात एक तरीके से संपूर्ण पोषण उसे प्राप्त होगा। और अगर बात करते हैं किसी गरीब की, तो एक तरीके से हम कहें तो उसे पूर्ण रूप से जो आवश्यक जो पोषक तत्व थे वो नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। वही बात करते हैं खाली समय का सदुपयोग किस प्रकार से करेगा वो। तो जैसे मान लो कोई किसी वर्ग की स्थिति कमज़ोर है, तो खाली समय में जो व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है, बच्चे को लें तो जो बच्चा है वो उस टाइम में या तो कोई काम करेगा जिससे किसी प्रकार से उसे इनकम हो। ठीक है। इस प्रकार से वो खाली समय का उपयोग करेगा। और अगर किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे को देखें, किसी अमीर वर्ग के बच्चे को देखें, तो वो खाली जो समय होगा उसमें या तो कहीं घूमने के लिए, ठीक है, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये अनेक प्रकार से अंतर किए जाते हैं, अनेक प्रकार से अंतर पाया जाता है। किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उसे प्राप्त है, ये भी इसका जो हम विभाजन करेंगे वो भी उसके सामाजिक स्तर पर ही। सामाजिक स्तर उन्नत है तो चिकित्सीय या जो स्वास्थ्य सेवाएं वो अच्छी उपलब्ध होगी उसे, और अगर उसकी स्थिति कमज़ोर है तो निम्न सुविधाएं उपलब्ध होगी। अर्थात सामान्य तौर पर उसकी संपूर्ण जीवन शैली, अर्थात व्यक्ति का जो पूरा जीवन चक्र है उसमें जो उसकी जीवन शैली होती है उसके आधार पर जो सामाजिक स्तर होता है उसके अनुसार उसको अपनी जीवन शैली तय करनी पड़ती है। अर्थात जो उसकी स्थिति समाज में है उसका जो सामाजिक स्तर है उसके अनुसार ही क्या होगा, उसके अनुसार इसकी पूरी जीवन शैली तय हो जाएगी। जैसे कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण, अर्थात समाज में उसका स्तर कैसा है, ऊंचा स्तर है, मध्यम स्तर है या निम्न स्तर है, व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य किया जाता है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके जो कार्य होंगे वो भी बहुत उच्च या अच्छे कार्य होंगे, या एक तरीके से जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के कार्य करेंगे, जैसे बोझा ढोना, मजदूरी करना, ठीक है, ये कार्य वो करेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका जो स्तर है उस स्तर के अनुसार ही क्या होता है, उनमें विभाजन हो जाता है। चाहे से वो उनकी जीवन शैली लो, चाहे कार्य करने का तरीका हो, चाहे हम कहें कि श्रम विभाजन का तरीका हो, उन सब में क्या होता है उसका जो सामाजिक स्तर होता है उसके आधार पर क्या है कि बंटवारा कर दिया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य, अर्थात समाजशास्त्र की हम दृष्टि से देखें तो व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना। कभी कभी क्या होता है कि समाज और व्यक्ति में क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात विचार या मत जब मिलते नहीं है किसी के। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, समानता चाहता है, लेकिन समाज उसको बाध्य करता है, ठीक है, या रुकावट पैदा करता है या बाधक बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो समाज है और समाज व्यक्ति के सामने आ गया तो दोनों में क्या होगा, टकराहट उत्पन्न हो जाएगी और संघर्ष पैदा हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा।
तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति तथा समाज के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध। अर्थात जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम कहेंगे द्वंद्वात्मक संबंध। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एक विद्वान है सी राइट मिल, क्या नाम उनका, सी राइट मिल। उन्होंने समाज शास्त्र का अध्ययन किया और उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने बताया कि जहाँ उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। समाज शास्त्र के द्वारा क्या किया जाता है कि व्यक्ति का जो पूरा जीवन होता है उसको और जो समाज का इतिहास होता है उन दोनों की तुलना करके और दोनों के मध्य संबंध स्थापित किए जाते हैं। किस तरीके से उसका जीवन चक्र है, किस तरीके से उसकी पूरी जीवन शैली है, उन सबको समझना, उसका अध्ययन करना इन्होंने बताया। ठीक है। इसके बाद में देखिए कि इस पाठ में हम समाज और व्यक्ति के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए आवश्यक है 3 मुख्य संकल्पनाओं। अर्थात जो व्यक्ति का जो द्वंद्वात्मक संबंध है, जो भी बताया मैंने आपको द्वंद्वात्मक संबंध क्या होता है। ठीक है। इसको समझने के लिए 3 संकल्पनाएं हैं, अर्थात उन 3 अवधारणाओं को समझना जरूरी है। सबसे पहला सामाजिक संरचना, अर्थात हमारे समाज का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है। उसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसी नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण, अर्थात व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है कुछ। ठीक है। चाहे से उच्च हो, चाहे मध्यम हो, चाहे निम्न हो, वो सामाजिक स्तरीकरण होता है। साथ ही सामाजिक प्रक्रियाएं, अर्थात समाज में जो प्रक्रियाएं चलती है, जैसे सहयोग की भावना है, संघर्ष चलता है। इसके अलावा एक दूसरे का सामंजस्य है। इसके अलावा कई प्रकार की प्रथाएं हैं ना, ये सभी क्या है, समाज की प्रक्रियाएं होती है। क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है। अगले कुछ अध्याय में हम ये जानेंगे कि नगरीय तथा ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार भिन्न है। अब वैसे हम देखें तो गाँवों की जो सामाजिक संरचना होती है वो अलग होती है और शहरों की अलग होती है। कई प्रकार से अंतर देखने को मिलता है। जैसे हम वेशभूषा की बात करें, रहन सहन की बात करें, भाषा की बात करें, बोली की बात करें, पहनावे की बात करें, संस्कृति की बात करें, अलग अलग तरीके से देखें तो उनमें अंतर जरूर पाया जाएगा। ठीक है। और पर्यावरण तथा समाज के बीच व्यापक संबंधों का भी रूप क्या है, अर्थात पर्यावरण और समाज के बीच में भी क्या संबंध पाए जाते हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम। क्योंकि आप जानते हो पर्यावरण जो समाज होता है या जो मानव होता है उसको प्रभावित करता है, और जो समाज होता है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। कई प्रकार से हम देखते हैं कि हम कई तरीके से पर्यावरण को दूषित भी कर देते हैं, तो हम पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं, साथ ही हम पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आखिरी के 2 जो अध्याय हैं उनमें हम पाश्चात्य सामाजिक विचारकों तथा भारतीय समाजशास्त्रियों तथा उनके विचारों को समझेंगे। जो लास्ट के जो 2 अध्याय आएंगे इस किताब में, उसमें हम सामाजिक जो विचारक है, चाहे से वो पाश्चात्य यूरोपीय हो चाहे भारतीय हो, उन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों के विचारों को हम समझेंगे। इसके अलावा आगे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। अर्थात किस तरीके का हमारा समाज है, किस तरीके से बना है, किस तरीके के इसके स्तर है और किस तरीके की प्रक्रियाएं चलती है, इन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे का जो हम कल अध्ययन करेंगे इसके बारे में, जो बाकी का बच्चा है। ठीक है।